Among the world's richest people, two Indian businessmen have for years had their place secured, Mukesh Ambani and Gautam Adani. रियल टाइम लिस्ट के मुताबिक गौतम अडानी 112.6 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ टॉप 10 बिलियनियर्स की लिस्ट में एक पायदान आगे बढ़ते हुए चौथे नंबर पर। The chairman, managing director, and largest shareholder of Reliance Industries. But now, billionaire industrialist Adani has replaced him. हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। एक देश जहां सिर्फ दो जाइंट्स की मोनोपोली थी, टाटाज एंड अंबानीज, वहां कैसे एक 20 साल का लड़का जिसका नाम गौतम शांतिलाल अडानी, इन सबको ऑब्जर्व करते हुए वो इस मैदान में कूद पड़ता है और सिर्फ 15 साल के अंदर अंदर वो अपनी खुद की मल्टी बिलियनियर कंपनी स्टैब्लिश भी कर देता है। तो इस वीडियो से हम जानेंगे वो क्या रीजंस थे जिसकी वजह से अडानी इतनी जल्दी इतना ज़्यादा ग्रो कर पाए एंड वो क्या रास्ते थे जो उन्होंने फॉलो किए, और ये जानेंगे कि वो कैसे वर्ल्ड के सेकंड रिचेस्ट आदमी बने और कैसे वो अपने फ्यूचर को प्लान कर रहे हैं जिससे वो द रिचेस्ट का टैग भी प्राप्त कर ले। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स बिगिन इनटू द वीडियो। तो ये सब स्टार्ट होता है इन द ईयर ऑफ 1962। अडानी की एक कोर फिलॉसफी रही थी कि जो काम सबसे मुश्किल हो उसे सबसे पहले किया जाए, मतलब हार्ड थिंग्स फर्स्ट, जो कि इनको सबसे अलग बनाती थी। और इसी रूल को फॉलो करते हुए अडानी ने अपना सबसे पहला बिजनेस ग्लोबल ट्रेडिंग में ऑपरेट करना चालू किया। ग्लोबल ट्रेडिंग का मतलब इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का बिजनेस। अडानी एक बहुत ही अच्छे ऑब्जर्वर है, जिस रूल के बेस पे आज इंडियन आईटी फर्म्स इतना ज़्यादा ग्रो कर रही है, वो रूल उन्होंने बहुत पहले ही खोज लिया था। और वो रूल था फॉरेन करेंसी ट्रेड, जिसमें आप उन इकोनॉमीज के साथ ट्रेड करते हैं जो आपसे ज़्यादा डेवलप्ड है। तो ग्लोबल ट्रेडिंग में अडानी का मेन बिजनेस था जो इंडिया के रॉ मटेरियल्स थे जिनकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा लो थी, उन्हें ग्लोबल मार्केट में एट अ वेरी हाई प्राइस बेचना। एंड क्योंकि उस टाइम इंडिया एक क्लोज इकोनॉमी था, इसका मतलब इंडिया में बिल्कुल भी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था। इसका मतलब इंडिया में जितने भी प्रोडक्ट्स तैयार होते थे उन सब की मैन्युफैक्चरिंग लोकल लोगों द्वारा होती थी, जिसमें लेबर कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा आता था एज कम्पेयर टू वो प्रोडक्ट्स जो इंटरनेशनल मार्केट में मशीनों द्वारा बनाए जाते थे और उनकी कीमत बहुत ही कम होती थी। अडानी का ग्लोबल ट्रेडिंग का बिजनेस बहुत ही अच्छा चल रहा था। देन इन ईयर 1991 उस समय के भारत के फाइनेंस मिनिस्टर श्री मनमोहन सिंह ने इंडियन इकोनॉमी को ओपन करने का फैसला लिया। Perhaps the most turbulent decade in post-independent India, one that was started with 4 defining events. Proposed to revise upward the existing specific rates of excise duty on tires, tubes and flaps. However, I propose to reduce the duty. The proposals are expected to yield an additional revenue of rupees 142. Inspiring leadership of Prime Minister Narendra Rao in the last इंडियन इकोनॉमी के ओपन होने के बाद ग्लोबल ट्रेडिंग का बिजनेस बिल्कुल ही बंद हो चुका था, क्योंकि मार्केट में फॉरेन ट्रेडर्स आ चुके थे। एंड इंडियन इकोनॉमी के खुल जाने से जो क्लोज इकोनॉमी का एडवांटेज अडानी के पास था वो भी खत्म हो चुका था। इन सब के बावजूद विद अ न्यू होप ऑफ लाइट, उम्मीद की नई रोशनी के रूप में इंडियन इकोनॉमी के ओपन होने के बाद गवर्नमेंट को रियलाइज़ हुआ कि उसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की ज़रूरत है, और इसी रूप में उन्होंने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की अनाउंसमेंट की। अडानी ने इसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी के रूप में लिया और इसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर फील्ड में एंटर हुए। यहाँ से अडानी को ये बात तो समझ में आ जाती है कि बिजनेस में वो आगे नहीं जाता जिसके पास सबसे ज़्यादा पैसा होता है, बल्कि वो आगे जाता है जिसके पास समय के साथ अपने आप में चेंज लाने की क्षमता होती है या अडेप्टेबिलिटी की शक्ति होती है। इसी के साथ उन्होंने अपने पोर्ट्स बिजनेस में, इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस में और उसके साथ साथ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट की, और इन सब में इनका सबसे सक्सेसफुल पोर्ट मुंद्रा पोर्ट बना।
और अगर आज के टाइम में हम मुंद्रा पोर्ट को वर्ल्ड के और सभी पोर्ट के साथ कंपेयर करें तो हमें पता चलता है कि मुंद्रा पोर्ट की कोल हैंडलिंग कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट पोर्ट है। लेकिन जहां अडानी का पोर्ट्स बिजनेस और स्पेशल इकोनॉमिक जोन बिजनेस इतना ज़्यादा अच्छा चल रहा था, वहाँ उन पे गवर्नमेंट के एलिगेशंस भी लगने लगे। विपक्षी पार्टियों ने ये आरोप लगाया कि उस समय के सीएम ऑफ गुजरात मतलब श्री नरेंद्र मोदी ने मिस्टर अडानी की कंपनी को ज़मीन बहुत ही कम रेट पे दे दिए, जो कि लगभग 1 से 32 रुपए पर स्क्वायर मीटर का रेट दिया गया। लेकिन अंत में आते आते अडानी ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि उसे वह ज़मीन इसी रेट पे मिली है और उसकी ये वजह थी क्योंकि वह ज़मीन बंजर थी और उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। पता है, लेकिन मैं बताऊं कि 1 रुपये में ज़मीन नहीं, उससे भी नीचे चिमन भाई की गवर्नमेंट के टाइम पे 10 पैसे में दिए थे। वो ज़मीन कैसी थी? वो ज़मीन पूरी बंजर ज़मीन थी, वेस्टलैंड ज़मीन थी। तो अगर आप इसको अपनी लाइफ से कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये एक क्रैप गेम है। मतलब अगर हम खूब सारे केकड़ों को एक बाल्टी में डाल दें और अगर एक केकड़ा उस बाल्टी से बाहर निकलने की कोशिश करे तो बाकी सब केकड़े मिलके उसको अंदर खींच लेते हैं और नीचे गिरा देते हैं। और यही सेम चीज़ हमारी लाइफ में भी होता है। लेकिन जिस तरह मिस्टर अडानी ने इन सब चीज़ों को हैंडल किया और बिना इन सब चीज़ों पे ध्यान दिए हुए सिर्फ अपने काम से काम रखा, हमें भी मेरे ख्याल से अपने काम से काम रखना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस में 10 से ज़्यादा साल बिताने के बाद अडानी को ये चीज़ बहुत अच्छे से रियलाइज़ हो गई कि इंडिया एक एनर्जी डेफिशिएंट कंट्री है या फिर एनर्जी डिपेंडेंट कंट्री। इसका मतलब इंडिया को अपनी एनर्जी नीड के लिए दूसरे देशों पर निर्भर होने की ज़रूरत है, क्योंकि इंडिया को अपनी एनर्जी नीड फुलफिल करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उतना फ्यूल इंडिया के पास नहीं है, जिसकी वजह से इंडिया को या फिर ऑयल रिच नेशंस के पास डिपेंडेंट रहना पड़ता है। इसका मतलब अगर इन फ्यूचर गल्फ नेशंस ने यानी खाड़ी देशों ने हमें तेल देने से मना कर दिया या फिर जियोपॉलिटिकल रीजन की वजह से इंडिया की कच्चे तेल की सप्लाई बंद हुई तो इंडिया एक बहुत ही बड़ा एनर्जी क्राइसिस फेस करेगा। बट यहाँ पे अडानी ने ट्विस्ट देते हुए अपना मूव चला, और क्योंकि इंडिया उन देशों में से है जहाँ पे सन की रेज बहुत ज़्यादा समय तक पड़ती है, और इसलिए अडानी ने स्टार्ट किया अडानी ग्रीन एनर्जी। अडानी ग्रीन एनर्जी के रिलीज होने के कुछ ही महीनों बाद अडानी के स्टॉक प्राइस के दाम बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लगे, जिसने अडानी को सेंटी बिलियनियर बना दिया। इसका मतलब जिसकी नेटवर्थ $100 बिलियन होती हो। और अब अडानी का नाम फॉर्ब की टॉप 10 रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड की लिस्ट में आ चुका था। अडानी की नेटवर्थ को इंक्रीज करने में उनकी मेनली 4 कंपनियों का सबसे बड़ा रोल था, जिन्होंने उनके लिए सबसे ज़्यादा पैसे जनरेट किए। और ये 4 कंपनी थी अडानी ट्रांसमिशन, अडानी विलमार, अडानी ग्रीन एनर्जी और अडानी एंटरप्राइजेस। इन कंपनीज के स्टॉक के प्राइस रातों रात 100 टाइम्स बढ़ गए, जिसकी वजह से अडानी ने जेफ बेजोस को रिप्लेस करते हुए वर्ल्ड सेकंड रिचेस्ट मैन का पोजीशन होल्ड किया। इन सब चीज़ों से ये पता चलता है कि अडानी एक डोमिनेटिंग क्लास के बिजनेसमैन है, यानी वो जिस भी फील्ड में जाते हैं वो उस फील्ड में डोमिनेट करना चाहते हैं। जहां वो पहले ही इंडिया के पोर्ट बिजनेस के सबसे बड़े ऑपरेटर थे, और इसके बाद FMCG कंपनी फॉर्च्यून को खरीदने के बाद वो एडिबल ऑयल के भी सबसे बड़े प्रोड्यूसर बन गए। और रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में भी अडानी ग्रीन एनर्जी के आने के बाद अडानी ग्रीन एनर्जी वर्ल्ड के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक ग्रीन एनर्जी के प्रोड्यूसर बन गए। इससे हमें भी यही समझ में आता है कि हमें अपने लाइफ में गोल्स सबसे बड़े रखने चाहिए। समय के साथ अडानी ने ये भी क्लियर कर दिया कि उनका उद्देश्य कभी भी वेल्थ बिल्डिंग का नहीं था, इसके बजाय वो हमेशा नेशनल बिल्डिंग पे बिलीव करते थे और यही उनका मोटो था। अपने इसी मोटो को अडानी ने अपना नया मिशन बनाया। अडानी को यह बात बहुत ही अच्छे से समझ में आ चुकी थी कि अगर 21st सेंचुरी इंडिया का है और अगर इंडिया अपने आप को सुपर पावर की रेस में रखना चाहता है तो इंडिया को इकोनॉमिक पावर भी बनना पड़ेगा। और इकोनॉमिक पावर बनने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके देश का इंफ्रास्ट्रक्चर नंबर 1 हो। मतलब आपका ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, यानी आपके हाईवेज, रोड्स एंड एक्सप्रेसवेज एंड ब्रिजेस। इसके साथ साथ ही आपको खूब सारे स्मार्ट सिटीज़, स्मार्ट ऑफिस एंड स्मार्ट बिल्डिंग्स चाहिए। और इन सब को बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो लगने वाली थी वो थी सीमेंट। और इसीलिए अडानी ने इंडिया की सबसे बड़ी सीमेंट एक्विजिशन की, जिसके अंदर अडानी ग्रुप्स ने अंबुजा सीमेंट और AC सीमेंट को खरीद लिया। और एक ही झटके में अडानी सीमेंट
इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट सीमेंट प्रोड्यूसिंग कंपनी बन गई। और जहां अडानी का पहले से ही इंफ्रास्ट्रक्चर का बिजनेस था, अब वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स में अपने ही सीमेंट यूज़ कर सकता है और जिसकी वजह से उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी डिक्रीज़ हो जाएगी। तो ये था अडानी का मास्टर प्लान अंबुजा और ACC की एक्विजिशन को लेके। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो वीडियो के स्टार्टिंग में जितने भी सवाल आपके मन में थे उन सब के जवाब आपको मिल चुके होंगे। तो चलिए इसी नोट पे ख़त्म करते हैं आज की इस वीडियो को। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल।